तो पिछले में हमने देखा जो उपभोक्ता संतुलन का मार्शल द्वारा दिया हुआ प्रतिपादन नियम था, एक वस्तु के उपभोग की स्थिति में और दूसरा दो वस्तु की उपभोग की स्थिति में। अब एक प्रोफेसर हिक्स आते हैं, उन्होंने भी उपभोक्ता संतुलन के लिए उपभोक्ता संतुलन तटस्था वक्र विश्लेषण दिया। प्रोफेसर हिक्स ने उपभोक्ता संतुलन तटस्था वक्र विश्लेषण दिया। तो इस संतुलन को समझने से पहले आपको कुछ बातें को समझना अनिवार्य है, जैसे उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र, इंडिफरेंस कर्व। ये पहली पॉइंट ये रहती है उस हिक्स द्वारा प्रतिपादन उपभोक्ता संतुलन के नियम को समझने से पहले आपको पहले इस चीज को समझना होगा, उदासीनता वक्र क्या है, आखिर किसे उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। तो डेफिनेशन क्या कहता है, उदासीनता वक्र दो वस्तुओं अथवा सेवाओं के उन सभी संयोग को स्पष्ट करता है जिसका प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। उदासीनता वक्र की अवधारणा का विकास प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर एजवर्य ने किया। इसके अंतर्गत उपयोगिता की तुलना की जाती है। क्या कह रहे हैं कि उदासीनता वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं के उन सभी संयोग को कहा जाता है। उदासीनता वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं के संयोग को स्पष्ट करता है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के संयोग को स्पष्ट करता है जिसका जो प्रत्येक बिंदु होता है वो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। मान लीजिए ग्राफ से समझते हैं, ये हमारा ग्राफ है, इधर एक्स वाई अच्छा, इधर एक्स अच्छा, ठीक है, इधर गुड्स है, एक्स गुड्स ऑफ एक्स, ये गुड्स ऑफ वाई, इधर गुड्स ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ वाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे इसका ग्राफ इस प्रकार का चला जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अभी समझते हैं, आपका यहाँ ए बिंदु हो जाएगा, मैं यहाँ पे हमने कुछ बिंदुएं मान लिया ए बी, ठीक है, यहाँ सी, आप अच्छे से कीजिएगा, यहाँ से ऐसे मिलेगा, इसे हम समझाने के लिए मिला रहे हैं, मिलाना नहीं है, ठीक है, ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो देखिए उदासीनता वक्र उस वक्र को कहा जाता है जिसका प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति ने एक्स वस्तु का x1 उपभोग किया और y वस्तु का y1 उपभोग किया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये y1 है और यहाँ x1 है, तो यहाँ पे इसे इसके यहाँ पे ये संतुष्टि मिला, ये बिंदु, ये पॉइंट पर संतुष्टि जो मिला, मान लीजिए यहाँ पर जो संतुष्टि मिला, ठीक है, ये बिंदु पर जब ये दोनों x1 का वस्तु का उपभोग किया और y1 का कोई वस्तु है, ठीक है, उसका ये मात्रा है, मान लीजिए x1 मात्रा का उपभोग किया और यहाँ पे y1 मात्रा का उपभोग किया, ये x वस्तु का और y वस्तु का, ठीक है। अब देखिए तो उसे a के बराबर संतुष्टि मिली, ठीक है। अब जब उसने इसका x2 मात्रा का उपभोग किया और इसका y2 मात्रा का उपभोग किया, तो यहाँ पे ये बिंदु मिला संतुष्टि का, अर्थात कि b के बराबर, लगभग b पॉइंट उसे हम नाम दिए, लेकिन आप मान सकते हैं b के बराबर संतुष्टि मिला, ठीक है। और जब इसने x3 का उपभोग किया और y3 वस्तु का उपभोग किया, तो c बिंदु पे उसे संतुष्टि मिली, अर्थात c के बराबर संतुष्टि मिली। तो उदासीनता वक्र उस वक्र को कहते हैं जो जिसका प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को स्पष्ट करे, अर्थात ए में जो संतुष्टि मिला, ए पॉइंट पे जो संतुष्टि मिला, वही संतुष्टि बी पॉइंट पर भी मिलेगा, वही संतुष्टि सी पॉइंट पर भी मिलेगा, और ज़्यादा अगर पॉइंट बढ़ता जाए, अगर आप और थोड़ा ऐसे करें तो ऐसे होगा, तो वही संतुष्टि डी बिंदु पर भी मिलेगा। अर्थात कि उदासीनता वक्र उस वक्र को कहते हैं जिसका प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि दे, इक्वल संतुष्टि दे, बराबर संतुष्टि दे। हर बिंदु पे क्या मिलना चाहिए, बराबर की संतुष्टि, समान संतुष्टि, इक्वल संतुष्टि, ठीक है। तो ये रहे इसकी बातें। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा इसका ऐसे ग्राफ रहेगा, तो यहाँ पे गुड्स ऑफ वाई, गुड्स ऑफ एक्स, ठीक है, इधर वाई अच्छा है, इधर एक्स अच्छा है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए जब उपभोक्ता ने y1 वस्तु का उपभोग किया और x1 वस्तु का उपभोग किया, ठीक है, तो ये पॉइंट मिला हमें। और जब उसने y2 वस्तु का उपभोग किया
और x2 वस्तु का उपभोग किया, तो ये पॉइंट मिला हमें। जब उसने y3 वस्तु का उपभोग किया और x3 वस्तु का उपभोग किया, ठीक है, तो ये पॉइंट मिला हमें। तो यहाँ पे कुछ संतुष्टि मिली, यहाँ पे कुछ संतुष्टि मिली, यहाँ पे कुछ संतुष्टि मिली, हर जगह पे तो उसे संतुष्टि मिली। लेकिन उदासीनता वक्र उस वक्र को कहते हैं जिसका प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को स्पष्ट करता हो, अर्थात कि यहाँ पे जो संतुष्टि मिला वो यहाँ के बराबर होगा, यहाँ के बराबर होगा, यहाँ पर यदि कोई संतुष्टि मिलता है तो वो भी बराबर होगा, हर बिंदु पर इक्वल संतुष्टि मिले, वही उदासीनता वक्र कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है बातों को पकड़ पाए होंगे। अब इसे रेखा चित्र से स्पष्ट किया जाता है, रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र तो हमने बनाया था अभी, ठीक है, और इसे अब जो ग्राफ हमने बनाया उसे डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? बस उपयुक्त रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को तथा वाई अक्ष पर वाई वस्तु को दर्शाया गया है। जब उपभोक्ता वस्तु एक्स की मात्रा में वृद्धि करता है तो वस्तु वाई की मात्रा में कमी होती है, परंतु तालिका एवं रेखा चित्र से यह स्पष्ट होता है कि वस्तु एक्स की एक इकाई में वृद्धि करने से वस्तु वाई की इकाई का प्रत्येक स्थिति में कम त्याग करना चाहता है। इस प्रकार रेखा चित्र में ए बी सी डी ई तथा एफ बिंदु प्राप्त होते हैं। इन बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखा आईसी उदासीन वक्र है। कहने का मतलब जब ये ग्राफ मिलता है, यहाँ पे ए बी सी डी कुछ हमें पॉइंट मिलते हैं, तो ये सारे पॉइंट बिंदुओं को मिलाने से आईसी कर्व अर्थात इंडिफरेंस कर्व मिलता है। हमें क्या मिलता है? आईसी वक्र मिलता है, इंडिफरेंस कर्व मिलता है, उदासीनता वक्र इसे ही कहते हैं। ठीक है, इसे डिफाइन कर देना है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है बजट लाइन, बजट रेखा, या फिर इससे पहले कुछ बातें आती है जैसे उदासीनता वक्र की विशेषता। आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी आते हैं, उदासीनता वक्र क्या है वो भी पूछे जाते हैं, इसकी विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। और उदासीनता वक्र को समझेंगे, उसके बाद बजट लाइन, कीमत रेखा या मूल्य रेखा, इसे समझेंगे। तो क्या है उदासीनता वक्र की विशेषता, समझिएगा, लिख लेते हैं पहले। तो इसकी कई सारे विशेषताएं हैं उदासीनता वक्र का जो विशेषता है। ठीक है, तो पहले ग्राफ तो ऐसे होता है इसका, तो ग्राफ ही से सारे कुछ विशेषताएं आएंगे। तो पहला क्या है, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है, अर्थात इसकी ढाल ऋणात्मक होती है। देखिए ये हमारा बायां है इधर की ओर, ये हमारा दाहिना है, तो बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर झुकी हुई है। ठीक है, और ऋणात्मक ढाल लिए होती है। कैसी ढाल लिए होती है? ऋणात्मक ढाल लिए होती है। ठीक है, ये पहला इसका विशेषता हो गया। दूसरा, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर उत्तल होती है, कन्वेक्स होती है। ठीक है, अर्थात हमारा ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के प्रति ये कैसा उत्तल की तरह है, कन्वेक्स की तरह है। किस प्रकार से है? कन्वेक्स की तरह उत्तल है। क्या है? उन्नतोदर भी कह सकते हैं, उत्तल भी कह सकते हैं। उत्तल है, उन्नतोदर है, या फिर कन्वेक्स है। ठीक है, ये कुछ बातें रहती है, उत्तल है, उन्नतोदर है, कन्वेक्स है। और हमने जो देखा था एक पीसीसी वक्र, क्या था? ऐसे था पीसीसी वक्र। तो ये मूल बिंदु के प्रति क्या था? अवतल था, नतोदर था, कनकेव था। ठीक है, ये था। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 1 नंबर में रहेगा, ये क्या उस मूल बिंदु के प्रति कैसा रहता है। ठीक है, और विशेषताएं तो रहेंगे। दूसरा है, उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। हाँ, उदासीनता वक्र जो है कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। अब क्यों नहीं काट सकते? तो देखिए इसकी एक विशेषता ये भी रहती है, मान लीजिए अगर एक ये उदासीनता वक्र है और एक और उदासीनता वक्र हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो इसमें एक विशेषता ये रहती है कि उदासीनता वक्र की ऊंचली रेखा, पहली ऊंचे की जो रेखा होती है वो अधिक संतुष्टि को और निचली रेखा कम संतुष्टि को स्पष्ट करता है। तो ये देखिए उजली रेखा है तो ये अधिक संतुष्टि स्पष्ट करेगा, और ये नीचे की रेखा है तो इससे कम संतुष्टि को स्पष्ट करेगा, ये वाला रेखा। तो यहाँ पे देखिए जब ये काट देता है तो ये यहाँ जाके ऊपर हो गया और ये यहाँ आके नीचे हो गया, तो ये फिर अधिक संतुष्टि को स्पष्ट करने लगेगा इधर, और इधर ये कम संतुष्टि को स्पष्ट करने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। ठीक है, काटने से इसकी जो निचली रेखा है वो ऊपर हो जाती है और ऊपरी रेखा नीचे हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं, उदासीनता वक्र की ऊपरी रेखा निचली रेखा की अपेक्षा में अधिक संतुष्टि को देता है, प्रदान करता है। ठीक है, ये बातें को रख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है,
उदासीनता वक्र का प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को स्पष्ट करता है, ये तो हमने डेफिनेशन में भी जाना था। यहाँ पे जो संतुष्टि है, यहाँ पे जो संतुष्टि है, सब संतुष्टि बराबर होंगे। उसके बाद है उदासीनता वक्र कभी भी एक्स अक्ष या वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करता। हाँ, उदासीनता वक्र जो है कभी भी एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को या एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, ये बात का गौर रखना। ठीक, तो इस प्रकार से उदासीनता वक्र में कई विशेषताएं दिखाई देती हैं। अब जो हमारा है बजट लाइन या फिर मूल्य रेखा या फिर कीमत रेखा, ये हमारा पॉइंट है। क्या है? बजट लाइन। बजट रेखा या मूल्य रेखा या फिर कह सकते हैं कीमत रेखा। ये ठीक है, तो ये आखिर है क्या, समझिएगा। कीमत रेखा उस रेखा को कहते हैं जो सीमित आय में, क्या, सीमित आय में दो वस्तुओं के उपभोग में किया जाता हो। ठीक है, आपके पास सीमित आय है और आपने दो वस्तुओं के उपभोग में अपने आय को खर्च किया, तो वही कीमत रेखा कहलाता है, बजट रेखा। उसका लाइन ऐसे होता है, कैसे? ऐसे, ये देखिए। ठीक है, ये आपके दो वस्तु हो गए, इधर वाई वस्तु मान लीजिए, इधर एक्स वस्तु। ठीक है, वाई एक्स, और ये गुड्स ऑफ वाई, गुड्स ऑफ एक्स। तो कीमत रेखा या बजट रेखा उस रेखा को कहते हैं जो दो वस्तुओं के, किन्हीं दो वस्तुओं के उपभोग में किए गए व्यय होते हैं, किए गए खर्च होते हैं, वही कीमत रेखा कहलाते हैं। तो मान लीजिए अगर ये वाई वस्तु का खर्च यहाँ पे रखा जाए और एक्स वस्तु का खर्च यहाँ पे रखा जाए, तो कीमत रेखा ये ऐसे बनेगा। या फिर से एक्स वस्तु का खर्च इधर रखा जाए, वाई वस्तु का खर्च, तो कीमत रेखा कहीं ना कहीं आपका यही पे मिलेगा। हर जगह पे आपका कीमत मिलेगा, कहीं यही इसी बिंदु पे मिलेगा। ठीक है, यही कीमत रेखा कहलाता है। कीमत रेखा उस रेखा को कहते हैं जो किसी दो वस्तुओं के उपभोग के व्यय को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है, याद रखिएगा, देख लीजिए। ऐसे इसका ग्राफ होता है कीमत रेखा या बजट रेखा का, ऐसे 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 आपने दो वस्तुओं का उपभोग किया हुआ है। अब अगला जो हमारा है हिग्स द्वारा प्रतिपादन उपभोक्ता संतुलन, ये है। ठीक है, तो पहले हमने देखा उपभोक्ता संतुलन के दो नियम, ये दो स्थितियां, एक वस्तु की उपभोग की स्थिति में, एक दो वस्तु की उपभोग की स्थिति में, जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया। अब प्रोफेसर हिग्स द्वारा प्रतिपादन उपभोक्ता संतुलन की स्थिति आती है हमारे बीच। कौन सी? प्रोफेसर हिग्स द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता संतुलन। तो इस स्थिति में उपभोक्ता कब संतुलित में होता है? तो इसके लिए उन्होंने कहा, प्रोफेसर हिग्स ने उपभोक्ता संतुलन हेतु क्रमवाचक दृष्टिकोण के द्वारा बतलाया, क्रमवाचक दृष्टिकोण के द्वारा बतलाया, जिसके लिए उन्होंने उदासीनता वक्र का प्रयोग किया। हिग्स ने बताया कि उपभोक्ता संतुलन के लिए दो तथ्यों की जानकारी अवश्य होती है। ठीक है, ये बताया उन्होंने। एक कीमत रेखा, बजट रेखा या मूल्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमत रेखा, कीमत रेखा कहते हैं या बजट रेखा कहते हैं। ठीक है, एक ही चीज है सबका, बजट रेखा या मूल्य रेखा, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये क्या चीज है? तो बजट रेखा क्या है? इसकी लाइन ना ऐसे होती है, ग्राफ इसका, बजट रेखा का ग्राफ ऐसे होता है। अर्थात इसे कह सकते हैं कि जब उपभोक्ता अपनी आय को दो वस्तुओं के उपभोग में व्यय करता है, तो उस व्यय को ही दर्शाता है ये कीमत लाइन या बजट रेखा। उपभोक्ता के दो वस्तुओं के व्यय पर, उपभोक्ता के दो वस्तुओं के उपभोग पर किए जाने व्यय को, जिस रेखा, किए जाने वाले व्यय को जिस रेखा से दर्शाया जाता है, वही बजट रेखा या बजट लाइन कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए इधर से एक वस्तु का उपभोग किया गया और इधर से एक वस्तु का उपभोग किया, तो दो वस्तुओं का उपभोग हुआ और इस पे जो व्यय लगा, तो इसी को इसी लाइन पे दर्शाया जा रहा है। किस लाइन पे? इस लाइन पे। इसका जो बजट रहा है इस लाइन पे दर्शाया जा रहा है, इसी को बजट रेखा या बजट लाइन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा रहता है हमारा उदासीनता वक्र मानचित्र। ठीक है, आईसी कर्व, जिसे कह सकते हैं एक प्रकार से उदासीनता वक्र मानचित्र। तो जब एक ही ग्राफ में एक से अधिक उदासीनता वक्र को एक साथ दर्शाया जाता है, तो उसे उदासीनता वक्र मानचित्र कहते हैं। उदासीनता वक्र को हमने जाना। अब उदासीनता वक्र मानचित्र उसे कहते हैं जब एक ही ग्राफ में एक से अधिक
उदासीनता वक्र को दर्शाया जाता है, उससे उदासीनता वक्र मानचित्र कहते हैं। मान लीजिए ये एक उदासीनता वक्र है, ये सारे उदासीनता वक्र है, तो एक ही ग्राफ में कितने सारे उदासीनता वक्र होगा, IC1, IC2, IC3, IC4, तो ये सारे जो दर्शाए जा रहे हैं इसे उदासीनता वक्र मानचित्र कहेंगे। अब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में हिक्स ने क्या कहा, हिक्स जो थे प्रोफेसर हिक्स, उन्होंने उपभोक्ता को संतुलन की स्थिति में लाने के लिए या बताने के लिए क्या कहा। हिक्स के अनुसार उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त करता है जब या जिस बिंदु पर कीमत रेखा को उदासीनता वक्र स्पर्श करती हो। इन्होंने कहा, मान लीजिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, तो प्रोफेसर हिक्स ने क्या कहा, जब ये हमारा मान लीजिए ग्राफ है, तो ये हमारा उदासीनता वक्र है, ठीक है, मान लीजिए ये सारे उदासीनता वक्र है कई सारे, तो इसका उपयोग हमने किया और बजट लाइन का उपयोग किया। क्या किया, बजट लाइन का। तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होगा जब उदासीनता वक्र और बजट लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या एक दूसरे को एक स्थान पर काटे। तो देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कहाँ पे होगा, यहाँ पे। लेकिन एक और ग्राफ में ले लेते हैं, यहाँ पे तो आप समझ रहे हैं उपभोक्ता यहाँ पे संतुलन की स्थिति में होगा जहाँ पे बजट लाइन और उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या काटे, ठीक है। ये तो रही बात। अब कहीं कहीं ऐसा कंडीशन आ जाता है, जैसे देखिए उदासीनता वक्र ये हमारा रह गया, ठीक है, और ये हमारा बजट लाइन रहा, मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बजट लाइन जो है उदासीनता वक्र को दो जगह पे प्रतिच्छेद किया। क्या किया, दो जगह पे प्रतिच्छेद किया। तो यहाँ पे ये देखना है, तो यहाँ पे समस्या ये हो जाती है कि किस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। तो उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा जहाँ पे उसे अधिक संतुष्टि मिले। तो हमने क्या देखा था कि उदासीनता वक्र की जो निचली रेखा है वो उचली रेखा से कम संतुष्टि वाली होती है, तो ये अधिक संतुष्टि वाला रेखा होगा, इससे अधिक संतुष्टि वाला ये होगा। इसका ग्राफ थोड़ा ऐसे बनेगा, हमने गलत किया था, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये अधिक संतुष्टि वाला, ये कम संतुष्टि वाला, उससे अधिक ये, उससे अधिक ये। तो इसमें तो बजट लाइन टच ही नहीं किया, टच किया इसमें और इसमें, तो ये ज़्यादा संतुष्टि वाला है, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, तो इसका प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को देता है उपभोक्ता ये उदासीनता वक्र का। तो ये कहीं पे भी इक्विलिब्रियम या संतुलन की स्थिति में होगा, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन ये बिंदु पे कहीं पर भी हो जाएगा इस प्रकार से। तो हिक्स का यही प्रतिपादन था। उन्होंने उदासीनता वक्र मानचित्र का प्रयोग किया और बजट लाइन का प्रयोग किया। तो उसके अनुसार बताया कि कीमत रेखा और उदासीनता वक्र जिस बिंदु पे मिलते हैं वहीं पे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहता है। बस उन्होंने इतना ही कहा था और यही रहा। अब इसका जो ग्राफ था उसे डिफाइन करना है, तो डिफाइन तो आप सुन सकते हैं। उपरोक्त चित्र में एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को तथा वाई अक्ष में वाई वस्तु को दर्शाया गया है। उपरोक्त चित्र में कीमत रेखा AB को उदासीनता वक्र ICE बिंदु पर स्पर्श करती है, जो उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति को दर्शाता है, जहां उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। यदि P और Q बिंदु पर संतुलन की स्थिति तय करते हैं तो उपभोक्ता की पूर्ण आय खर्च होकर भी IC0 अर्थात IC से कम संतुष्ट होता है। ये क्या कहना चाहता है सो मैं बताता हूँ। देखिए जैसे हमने इस तरह से उदासीनता वक्र को लिया था, ठीक है, एक यहाँ था, तो इस प्रकार से ये था बजट लाइन ऐसे, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ सा हो गया, ऐसे था हमारा बजट लाइन। तो यहाँ पे भी ये प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे भी प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो कहाँ पे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा, ये सही नहीं बन रहा है ग्राफ, आप बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे वो खर्च दोनों जगह बराबर करता है, ठीक है, खर्च क्या करता है, बराबर करता है, लेकिन यहाँ पे कम संतुष्टि मिलता है, यहाँ पे ज़्यादा संतुष्टि मिलता है, इसलिए इस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहेगा। ये बात को बताता है नीचे आपका जो डिफाइन किया हुआ है। और ये सारे चीज़ों को आप लिख के साथ में रखेंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। अब जो हमारा टॉपिक है उपभोक्ता, क्या है, कंज्यूमर। उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो उपभोक्ता किसे कहेंगे भाई,
वह व्यक्ति जो वस्तुओं तथा सेवाओं में शामिल गुणवत्ता अथवा विशेषताओं को प्रयोग करके उपयोग प्राप्त करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जो किसी वस्तु की, जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, हमने इसका उपयोग मिटाने में किया, तो वह व्यक्ति जो किसी वस्तु तथा सेवा में शामिल गुणवत्ता, इसमें कुछ गुण है तो इसमें कुछ शामिल गुण है तो इसका हमने उपभोग किया, इसकी विशेषताओं का जांच पड़ताल करके हमने इसका मिटाने में उपभोग किया। जैसे यहाँ हमने कुछ लिखा तो इसकी विशेषताओं को जांच पड़ताल करके यहाँ मिटाने उपभोग किया। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की विशेषताओं को जानकर उसका उपभोग करता है तो वही उपभोक्ता कहलाता है, जो इसका उपभोग कर रहा है। बस यही तो है। और इसी के साथ हमारा जो यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर था उपभोक्ता संतुलन, वो हमारा समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त। उपभोक्ता संतुलन ये हमारा समाप्त हो गया। अब जो हमारा अगला चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हमारा समाप्त हो गया। अब हमारा है क्या है अगला चैप्टर? मांग एवं मांग का नियम। बड़ा मजेदार चैप्टर है, मांग एवं मांग का नियम। तो यूनिट 2 में हमारे 2-3 चैप्टर है, तो ये पहला चैप्टर को हमने कर लिया और 1-2 चैप्टर और जो है कर लेंगे। ये तो हमारा एक रहा मांग एवं मांग का नियम। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो हमारे कुछ बातें हैं पिछले चैप्टर में हमने पढ़े, उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला चीज़ पढ़ा उपयोगिता को, ठीक है। उसके बाद हमने इसके प्रकार को पढ़ा, कुल उपयोगिता, औसत और सीमांत, इस चीज़ को पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध को जाना, इस चीज़ को जाना, इस दोनों के बीच के संबंध को जाना, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को। उसके बाद हमने जाना सीमांत उपयोगिता ह्रास्य नियम, इस चीज़ को जाना, सीमांत उपयोगिता ह्रास्य नियम को। फिर हमने आगे क्या जाना? उपभोक्ता संतुलन को। ठीक है, इस चीज़ को जाना। उसके बाद हमने उपभोक्ता संतुलन के स्थितियों को जाना। पहला प्रोफेसर मार्शल लॉ, प्रोफेसर मार्शल ने 2 स्थितियों को बताया। एक वस्तु की स्थिति में, एक वस्तु की उपभोग की स्थिति में, दूसरा उन्होंने बताया 2 वस्तु की उपभोग की स्थिति में, जिसे हमने उपभोक्ता समसीमांत उपयोगिता का नियम कहा, गॉसेन का दूसरा नियम कहा, और कई सारे इसे हमने नाम दिए प्रतिस्थापक नियम। तो उसके बाद ये सारी जब चीज़ें हमारे हो गई तो अब हमने उदासीनता वक्र को जाना इसी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी विशेषताओं को जाना। तब हमने प्रोफेसर जो हिक्स थे उनके द्वारा दिए गए उपभोक्ता संतुलन को नियम को जाना। प्रोफेसर हिक्स ने भी अपने द्वारा कुछ उपभोक्ता संतुलन के कंडीशन को दिए, तो उसके लिए उदासीनता वक्र मानचित्र को जाना। फिर हमने बजट रेखा, बजट लाइन को जाना। और इसी के साथ कुछ बातों को जानते हुए हमारा जो ये चैप्टर था वो समाप्त हो गया। यूनिट 2 का पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अब चलेंगे दूसरे चैप्टर की ओर। तो उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, आपका जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, अगर आप उस ग्रुप में जुड़े हैं तो उसमें बहुत सारे इधर उधर के लोग हो गए हैं, तो उसमें कुछ बातें को करना ज़्यादा उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत कोई उसमें से क्लास भी नहीं कर रहे हैं। और आप यदि क्लास कर रहे हैं तो आप हमें समझ रहे हैं, और उस ग्रुप में यदि हम इधर उधर की थोड़ी अच्छी बातें को अगर करते हैं वहाँ पे, तो जो नहीं कर रहे हैं हमारे क्लास वो हमें नहीं समझ रहे हैं, तो थोड़ी उलझन हो जाती है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में एक अलग ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो जाए। और कुछ बातें जो हम कहते रहते हैं उसका क्या मतलब है, तो देखिए मतलब ये है, हमारे पास एक 4th कक्षा का इतिहास का बुक है जिसे हमने आज पढ़ा। उसमें हमने पहले चैप्टर को, ये 6ठी वर्ग के लिए, उसे हमने पहले चैप्टर को आज क्या देखा मैं बताता हूँ चेक करके। देखिए हमने क्या पढ़ा। विभिन्न विद्वानों के विचारों को देखते हुए यह माना जा सकता है कि इतिहास के अध्ययन में
विभिन्न घटनाओं को एकत्रित किया जाता है। घटनाओं के कब, क्यों, कहाँ और कैसे होने के प्रश्नों के उत्तर क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीकों से ढूंढा जाता है। घटनाओं का निष्पक्ष तथा कालानुक्रम अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन से हमें अपने भविष्य को सुखद तथा उज्जवल बनाने में सहायता मिलता है। इतिहास कहता है कि आप हमारा अध्ययन करो, आपका भविष्य सुखद एवं उज्जवल बनेगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। अर्थात इतिहास ही हमें बताता है द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के हानियाँ, जो विश्व युद्ध होते हैं उसकी हानियाँ क्या है। इतिहास ही हमें बताता है, प्रेरणा देता है हमारे अंदर दूसरे के प्रति। अर्थात जैसे महाराणा प्रताप जी ने किया, महात्मा गांधी जी ने किया, APJ अब्दुल कलाम जी ने किया, तो उनके अनुसार हमें प्रेरणा देता है कुछ करने की, कुछ अलग नया करने की प्रेरणा इतिहास ही हमें बताता है। और इतिहास ही कहता है कि आप हमारे साथ जुड़े रहो, आपकी भविष्य उज्जवल होगी, अच्छी होगी। लेकिन आज का जो ज़माना है वो जानते हैं, चलिए अच्छे से समझते हैं बात क्या है। देखिए, परमाणु बम कौन बनाते हैं, बम वगैरह लड़ाई वाले जो वगैरह औजार होते हैं, इस तरह के चीज़ हमारे साइंटिस्ट सब बनाते हैं। ठीक है, वो सारे बनाते हैं। तो वो तो इतिहास जानते हो नहीं जानते हो मुझे उससे मतलब नहीं, तो ये सारे चीज़ वो बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे अंदाज से जब वो साइंटिस्ट हैं तो साइंस वगैरह ही पढ़े होंगे, इतिहास से तो उन्हें ज़्यादा लगाव नहीं रहता होगा। तो इस तरह की चीज़ों वो बनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ वो क्यों बनाते हैं, लड़ाई करने के लिए, झगड़े करने के लिए। लेकिन इतिहास जो पढ़ते हैं उन्हें पता है लड़ाई और झगड़े की हानियाँ, विश्व युद्ध की हानियाँ, क्या हानियाँ हैं, परंतु साइंटिस्ट को पता नहीं है, तभी तो वो आज परमाणु बम बना रहे हैं। अगर वो इतिहास पढ़े होते, अगर पढ़े होते कि फ्लैग जैसी बीमारी फैली है हुई थी कई बार, और उसके लिए क्या क्या तरीके ढूंढे गए, और कई तरह की बीमारी फैली थी उसके लिए क्या क्या तरीके ढूंढे गए होते, अगर वो इतिहास पढ़े होते, इतिहास में इन सब चीज़ों को पढ़े होते, तो आज परमाणु बम नहीं, कोरोना वायरस का दवा बना लिए होते। समझ रहे होंगे बातों को। तो यही सब बातें रहती हैं जो कि हम वहाँ नहीं कर सकते, आप हमें पढ़ते हैं, आप समझ सकते हैं। तो मैं कहता हूँ इतिहास हमें बहुत कुछ देता है। इतिहास हमें अपने उज्जवल भविष्य की कामना करवाता है, उज्जवल भविष्य बनाने की राह दिखलाता है। जबकि हमारे साइंटिस्ट सब तो वो पढ़ते नहीं हैं। अगर वो आज पढ़े, उसे जाने, सीखे, तो दावा है कोरोना वायरस जो फैला हुआ है उसका दवा बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ठीक है, और बहुत सारे बातें हैं जिसे इस प्रकार से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो क्लासेस के वीडियोज़ हैं इसलिए। तो अगर आपको और कुछ कुछ बातें जाननी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, VM7 लाइव। ठीक है, VM7 ड्रीम लाइफ। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब का एक अलग चैनल है ये VM7 ड्रीम लाइफ। तो यूट्यूब चैनल में अभी ज़्यादा बातें अपलोड नहीं है, इंस्टाग्राम पे इसे सर्च कीजिएगा VM7 ड्रीम लाइफ, तो आपको सारा कुछ वहाँ पे हमारा लिखा हुआ पोस्ट मिल जाएगा। हमने बहुत कुछ लिख के वहाँ पे इस तरह की बातें पोस्ट की हुए हैं, तो वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में थोड़ा कम है, तो बहुत सारे बातें हैं आपके साथ शेयर करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मांग एवं मांग का नियम, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, जो हमारा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, स्वच्छ रहिए। ठीक है, और हाँ एक बात ना भूलिएगा, आप बैठे हैं, लॉकडाउन लगा है इसका मतलब हम बेरोजगार हो गए, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन लगा है तो आप वो कीजिए जो आपको भविष्य में काम देगा। अर्थात कि भविष्य में मान लीजिए आप कुछ बनना चाहते हैं, तो उस समय आप बन के क्या क्या कीजिएगा, उसके लिए अभी से प्रैक्टिस कीजिए कि हमें ये करना है, तो उसका प्रैक्टिस कीजिए कि हम अभी अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे चल के सुविधा होगा करने में। उसी प्रकार अभी आप इकोनॉमिक्स, मैथ वगैरह जो भी हैं कुछ कुछ अगर पढ़ लेते हैं, तो जब लॉकडाउन खुल जाएगा, आपके कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगर प्रैक्टिस अभी रहेगा तो उस समय और बेहतर हो जाएगा करने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।